नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आज मैं पाठ करूंगी वरिष्ठ कहानीकार दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आपद धर्म। दीपक शर्मा जी हिंदी साहित्य की एक सशक्त और विशिष्ट कथाकार हैं, जिनका नाम समकालीन कहानी लेखन में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। वे कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता रखती हैं, जिससे उनकी कहानियाँ पाठक के मन में देर तक बनी रहती हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी एक ऐसी ही मार्मिक कहानी। चरण स्पर्श ताऊजी। बरामदे के बाहर से बहू की आवाज़ मेरे कानों तक चली आई। जीती रहो बहू, जीती रहो। ये आशीर्वाद तो बड़े भाई का था। मुझसे मिलने वो फिर चले आए क्या? अभी 15 दिन पहले ही तो मुझे देख कर गए थे। ये नई SUV आपकी है ताऊजी? बहू ने पूछा। उसे और पोतों को शिकायत रहती कि बेटे के पास पुरानी मारुति ऑल्टो क्यों है। हाँ, बड़े भाई ने कहा, अपनी है। हमारी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय मेरे छोटे भाई और मैंने अपनी पैतृक ज़मीन पर अपने बड़े भाई के पक्ष में अपने अपने हिस्से छोड़ दिए थे, और बड़े भाई ने सन 65 के उस साल की दरों पर हम दोनों को मुनासिब रकमें भी पकड़ाई थीं। लेकिन जहाँ हमारी रकमें हमारे शहरी मंसूबे निकल ले गई थीं, बड़े भाई की ज़मीन उन्हें सोना उगल कर देती रही थी। और अब उनके पास अपना ट्यूबवेल था, अपना ट्रैक्टर था, अपना कोल्ड स्टोरेज था और चोखा वैभव था। अकेले आ रहे हैं ताऊजी? पिछली बार बड़े भाई अपनी बेटी के साथ टोयोटो में आए थे। उनकी 85-86 की उम्र देखते हुए उनकी बेटियां उन्हें कम ही अकेले आने जाने देती। नहीं, मेरा ड्राइवर और मेरा टहलुआ मेरे साथ है। आइए। बहू उसे मेरे कमरे में ले आई। तू तो और भी कमज़ोर हो गया है रे। बड़े भाई मेरे बिस्तर पर बैठ गए। बेटा संतोख इस बीच इधर आया नहीं क्या? जिस राष्ट्रीयकृत बैंक में संतोख काम करता है, वो उसकी बदली हर तीसरे चौथे साल इधर उधर करने में लगा रहता है। 1.5 साल पहले उसके मुख्यालय ने जब उसकी बदली मध्य प्रदेश के किसी अनजान शहर में की थी, तो संतोख ने स्वयं ही अपने मुख्यालय से श्रीनगर की तैनाती के आदेश ले लिए थे। मेरे घबराने पर उसने अपने 2 दलीलें पेश कर दी थीं। एक तो ये कि हमारे अमृतसर और श्रीनगर के बीच हवाई सेवा की व्यवस्था होने के कारण वो हमसे केवल 3 घंटे की दूरी पर रहेगा। दूसरे, श्रीनगर की उसकी इस तैनाती के बाद उसे अपनी मनमर्जी की तैनाती मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। नहीं, बहू ने जवाब दिया, वो अब अगले हफ्ते आएंगे बाबूजी की कीमोथेरेपी के लिए। पिछले कुछ सालों से मेरी गर्दन की सूजन मेरी बगलों में भी उतर आई थी और वहाँ गिल्टियाँ सी पड़ती हुई महसूस हुआ करती थीं। फिर रात में मुझे पसीना आने लगा था और बुखार रहने लगा था। फिर दर 6-7 महीने से मुझे जो बुखार चढ़ा और जब कई दिनों तक नहीं उतरा, तो संतोख मुझे यहीं अमृतसर के फोर्टिस में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने मेरी गर्दन की एक गिल्टी का ऊतक बायोप्सी के लिए भेज दिया। साथ ही मेरा CT स्कैन करने के बाद मेरी बोन मैरो के लिम्फ नोड्स की बायोप्सी भी कराई। लिम्फोग्राम लिए गए और उन्हें मेरी बीमारी का नाम मिल गया, नोडुलर लिम्फोमा, एक प्रकार का लिम्फेटिक कैंसर। तू जल्दी ठीक हो जाएगा पहलवान। बड़े भाई ने अपने हाथ की पोटली मेरे सिरहाने धर दी। लाड़ में वो मुझे पहलवान ही पुकारा करते। हाँ, हमारे बचपन के दिनों में मेरी पहलवानी गांव भर में मशहूर भी रही थी। गांव से सीधे आ रहे हैं ताऊजी, या रास्ते में जीजी लोगों के पास रुकने के बाद? बड़े भाई की तीनों बेटियां चंडीगढ़ में ब्याही थीं। गांव से, बड़े भाई ने कहा। इतनी ज़्यादा दूरी आपने एक बारी के सफ़र में तय कर ली ताऊजी? हमारे अमृतसर से अबोहर ज़िले में स्थित उनका गांव 500 किलोमीटर से ऊपर तो था ही। ये सफ़र भी कोई सफ़र है? सुबह 4 बजे मोटर में बैठो, रास्ते भर खाते पीते रहो और 11 बजे तक अपने पहलवान के पास पहुंच भी लो। आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, बहू बोली। नहीं, अभी कुछ नहीं। मेरे साथ वो लड़का आया है ना, ड्राइवर के साथ, मेरा खाना पीना भी देख लेगा, तुम फिक्र न करो। बहू के खुश्क व आलसी स्वभाव से सभी परिचित हैं। वो लड़का? बहू ने हैरानी जतलाई। आपका खाना वो बनाएगा? हाँ, मेरे सभी काम वही देखता है। हमारे बाबूजी के लिए भी कोई ऐसा ही टहलुआ ला दीजिए ना। हमारे पहलवान को टहल का अभाव है क्या? बड़े भाई हंस पड़े। इसके पास जान छिड़कने वाला अपना संतोख है, 2 जवान पोते हैं और फिर तुम्हारी जैसी सयानी बहू है।
बड़े भाई जानते नहीं, संतोष की अनुपस्थिति में मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी की दिलचस्पी नहीं रहती। मैं कोई बात कहता हूँ, कोई फरमाइश सामने रखता हूँ, किसी याद को ताज़ा करना चाहता हूँ या कोई सलाह देना चाहता हूँ, मुझसे बात करने को घर में कोई तैयार नहीं रहता है। टहल तो दूसरी बात है। चाय मैं यही बना लाऊं। अपनी बेआरामी को छुपाने की जल्दी में बहू रसोई की ओर बढ़ ली। पहले पानी पीऊँगा, बड़े भाई बोले। अभी लाई, बहू ने कहा। तुझे ऑपरेशन कराना है पहलवान, बड़े भाई मेरे पास खिसक आए। बचपन से ही बीमार रहने वाले बड़े भाई अब कैसी भी बीमारी के इलाज से नहीं घबराते। बचपन के समय उनके हलक और पेट के बीच की मांसपेशी उनके खाने को हलक में ही अटका रहने देती, आगे पेट में ना पहुंचा पाती, और कई बार तो उनके मुंह का खाना पीना वापस भी लौट आया करता था। उनका पहला ऑपरेशन हमारे बाबा ने उनकी इसी अवरोधनी मांसपेशी को दुरुस्त करवाने के लिए करवाया था, महज 10 साल की उनकी उम्र में। फिर तो हार्निया का, अपेंडिक्स का, घुटनों की गठिया का, दोनों आँखों के मोतियाबिंद का इत्यादि सभी ऑपरेशन वो करवा चुके थे। नहीं, मैंने कहा, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन इलेक्टिव है, मतलब दूसरे इलाज से मेरे ठीक होने की गुंजाइश अभी बाकी है। लीजिए ताऊ जी, पानी लीजिए। बहू पानी के गिलास के साथ अंदर चली आई। बड़े भाई के लगातार बीमार रहने की वजह से हमारे बाबा ने उन्हें आगे पढ़ाया नहीं था और उनकी पढ़ाई ना के बराबर रही थी, जबकि बाबा ने 50 और 60 के उन दशकों के दौरान हमारी दोनों बहनों को उन्हें बीए करवाने के बाद ही ब्याह था और छोटे को वकालत करवाई थी और मुझे इंजीनियरिंग। बाबूजी क्या ऑपरेशन करवाएंगे? बहू बोली। ये तो दवा भी अब जाकर खाने लगे हैं, जब इनकी सेहत इस बिगाड़ पर जा पहुंची है। ये सच था। दवा खाने से मैं बहुत कतराया करता था। सिर में, घुटनों में, पैरों में कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं अपनी बहादुरी उसका इलाज टाल जाने में ही मानता रहा था। मैं कहूँगा तो मेरा पहलवान ऑपरेशन ज़रूर करवाएगा। हमें इसकी अभी बहुत लंबी उम्र चाहिए। अपने 5 भाई बहनों में हम ही 2 बचे थे। छोटा सबसे पहले परलोक सिधारा था, कुल जमा 64 साल की आयु में, दिल के दौरे से। फिर बड़ी बहन गई थी, जाने से पहले 75 साल की अपनी उम्र में। सीढ़ियों से ऐसी फिसली कि फिर चलने फिरने को तरसते हुए मरी। और तीसरे नंबर की बहन पारगामी हुई थी अभी 2 साल पहले, 70 साल की उम्र में। ना, मेरी रुलाई छूटने लगी। अब मेरी हर सांस संतोष की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगती थी। श्रीनगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ गया था, अपनी जान जोखों हथेली पर लेकर। बाबूजी की कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कराई ही जा रही है। उनसे भला उन्हें आराम क्यों नहीं मिल सकता? सभी कहते हैं इन्हें ऑपरेशन कराना नहीं चाहिए, जान को खतरा रहता है। बहू की अनावश्यक नकार ने मेरी रुलाई रोक दी। आपकी चाय। बड़े भाई का टहलुआ हमारे पास आ पहुंचा। ये संतू है, बड़े भाई ने उसे मुझसे मिलवाया, हमारे रुल्दू का पोता। पैरी पौना बाबूजी। संतू मेरे पैर छूने लगा। पैर ना छूना, मैंने प्रतिवाद किया। चरण स्पर्श की इस परंपरा से मुझे सख्त परहेज है और अपनी बहू और पोतों को भी मैंने आज तक अपने पैर नहीं छूने दिए हैं। हमारे दादा हमें आपके बहुत किस्से सुनाते हैं, संतू हंसा। हमें मालूम था आप हमें पैर छूने नहीं देंगे। रुल्दू मेरे पहले कारोबार में मेरा पहला कर्मचारी था और दूसरे कारोबार में मेरा अकेला कर्मचारी। कैसा है रुल्दू? मैंने संतू से पूछा। अभी भी खूब जोर वाले हैं, संतू ने कहा। तेल का कोल्हू घुमा लेते हैं, फाल कंधे पर लाद लेते हैं। मेरे साथ उसने बहुत काम किया था, मैंने कहा। रुल्दू का हमारे गांव व परिवार से पुराना संबंध रहा था और साबुन बनाने का अपना कारोबार मैंने रुल्दू के साथ शुरू किया था, सन 65 में मिली अपनी रकम के बूते के बल पर। रकम मिलते ही मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और अमृतसर की रहीम बख्श रोड पर बना साबुन का एक पुराना कारखाना खरीद लिया था, बतौर केमिकल इंजीनियर अपने प्रयोग हेतु। न्यू सोप फाउंडरी। सबसे पहले मैंने 125 टन की एक बड़ी बॉयलर केतली खरीदी, नया क्रचर खरीदा, नया फोल्डर खरीदा, नया कटर खरीदा और अपने साबुन को कागज़ में लपेटने वाली मशीन खरीदी। केतली में अब पशु सवा के साथ कास्टिक पोटाश उबाला जाने लगा। फिर उस साबुन को एक जैसी बराबरी देने के लिए क्रचर के जरिए रोल किया जाता और उसके सूखने पर उसे प्लॉडर के कोल्हू में कपच्चियों के शक्ल में उतार दिया जाता। कटर उन कपच्चियों को बट्टियों में काट देता और मेरा साबुन कागज़ चढ़वाने के बाद बाजार भेज दिया जाता।
सन 60-65 के उन दिनों में सिंथेटिक पाउडर के बजाय लोग बाग साबुन की बट्टी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। बल्कि बट्टी ही नहीं, बाजार में साबुन की खुरचन भी बिक जाया करती थी, जिसे कम आमदनी वाले लोग उसे घर में उबाल कर अपने कपड़े धोने के काम में लाया करते। शुरू के 9-10 साल मेरा वो साबुन खूब बिका भी, किंतु सन 75 तक पहुँचते पहुँचते बाजार में आ पहुँचे नए डिटर्जेंटों की नई बानगी ने मेरे साबुन की बिक्री को करीब करीब ख़त्म कर दिया। कारखाना बेचकर सन 76 में फिर मैंने पेंट्स की दुकान खोल ली। कर्मचारियों में सिर्फ रुल्दू को अपने साथ रख सका। साबुन के अपने कारखाने के बाकी सभी कर्मचारियों को जवाब देना अनिवार्य था। दुकानदारी में मुझे ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, संतोष की पढ़ाई के उन दिनों में मैंने उसे अपनी तरफ से रुपए पैसे की कमी कभी नहीं महसूस होने दी। इसी बीच अपनी पत्नी के देहांत हो जाने के कारण मेरा मन अपनी दुकानदारी से उखड़ लिया। जब तक संतोष की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अपने बैंक में वो अच्छी नौकरी भी पा चुका था। फिर संतोष के ही कहने पर मैंने अपना वो दूसरा कारोबार भी आगे बेच दिया और रुल्दू को बड़े भाई के पास भेजकर खुद यहीं घर पर अपने दिन काटने लगा। आपसे मिलने दादा आना भी चाहते थे, संतू ने कहा, लेकिन इन बड़े बाबूजी ने उन्हें रोक दिया। बोले अगली बार लेकर जाएंगे, इस बार यहाँ सामान पहुँचाना है। कैसा सामान? बहू चौकन्नी बोली। हमारे बड़े बाबूजी गांव से गाय का घी, चावल, दालें और दलिया लाए हैं। मुझे मालूम है हमारे पहलवान को दलिया और खिचड़ी खूब पसंद है, बड़े भाई बोले। लेकिन बहू ने कहा, अब तो बाबूजी इन चीज़ों को मुंह तक नहीं लगाते। अपनी पत्नी के सिधारने के बाद से मैंने घर में दलिया और खिचड़ी की शक्ल तक नहीं देखी थी। हल्के भोजन के नाम पर बहू मुझे डबल रोटी के एक स्लाइस के साथ किसी भी उबल रही दाल का पानी पेश कर दिया करती। अब खाएगा मेरा पहलवान, मेरे साथ सब खाएगा, खिचड़ी भी खाएगा और दलिया भी खाएगा। ये संतू दोनों चीज़ बहुत बढ़िया बनाता है। दलिया तो हमारे दादा खुद पिसवा कर लाए थे, बहुत बहुत महीन। वो जानते थे कि उनके अपने बाबूजी के लिए पिसवाया जा रहा है। दलिया तो आप अभी बना लाओ संतू, बड़े भाई ने उसे आदेश दिया। जी, संतू ने कहा। संतू से सब सामान तुम देख समझ लो बहू, बल्कि उसे भी अपनी रसोई दिखा समझा दो। जी ताऊ जी। बहू का तेवर कुछ नरम पड़ा। तेरे ऑपरेशन के लिए 1 लाख लाया हूँ। बड़े भाई मेरे और पास खिसक आए और अपनी पोटली खोलने लगे। भाइयों के लिए उनका दिल बेजोड़ संप्रीति से भरा है। सुधारवादी स्वभाव वाले हमारे छोटे भाई ने अपने कुछ मित्रों के साथ पेहोवा शहर में एक सहकारी फार्म पर सन 65 में मिली अपनी रकम लगाई थी, और रकम लगाने के कुछ साल बाद जब उसके उन मित्रों के साथ गंभीर मतभेद खड़े हो गए थे और उसकी जान पर बनाई थी, तो उस समय इन्हीं बड़े भाई ही ने छोटे को पनाह दी थी, अबोहर की एक चीनी मिल के 20% शेयर खरीद कर, ताकि छोटे को उसकी वकालत के बूते पर वहाँ एक नियुक्ति उपलब्ध कराई जा सके। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल छोटे ने उस चीनी मिल के कानून अधिकारी के रूप में गुजारे थे। ना, उनकी पोटली पर मैंने अपना हाथ टिका दिया। मत खोलिए इसे, मैं सब पता करके आया हूँ, बड़े भाई बोले। तेरा ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना तेरी गिल्टियाँ तेरे पूरे शरीर में फैल जाएंगी और तेरे फेफड़े और तेरी तिल्ली को काम करने से रोक देंगी। नहीं नहीं, मैंने कहा, अभी नहीं। क्यों? संतोष पहले श्रीनगर से लौट आए, उसकी बदली पहले इधर हो जाए। क्या मतलब? मेरे मन में एक भरम है, मैं फूट पड़ा। एक वहम। कैसा भरम? जब तक मेरी जान खतरे में है, संतोष के साथ उधर कोई हादसा नहीं हो सकता। तू भी अजीब सोचता है पहलवान। अब क्या मालूम उसकी बदली इधर जल्दी हो पाए ना हो पाए। नहीं, मैंने कहा, बदली तो उसकी जल्दी हो ही जाएगी। मेरी बीमारी उसकी बदली की मजबूत वजह है। इस पोटली में क्या है ताऊ जी? कमरे में दाखिल होते ही बहू को पोटली दिखाई दे गई। अपने पहलवान के लिए बादाम लाया था। आप जैसे भाई अब देखने को कहाँ मिलते हैं, बहू बोली। देखने को अभी भी बहुत कुछ मिलता है बहू, बड़े भाई ने अपनी पोटली अपने आंख में समेट ली, लेकिन निगाह में उसे उतारने के लिए नमीली नहीं, खुली आंखें चाहिए। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती एक सुंदर कहानी आपत धर्म। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।